जय हिंद दोस्तों हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यहाँ पे जो ब्रिटिश एरा के क्रिमिनल लॉज थे उनको चेंज में लाया है और उन्हीं के साथ साथ हमारे जो आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो भी थे उनको हमने यहाँ पे चेंज करा है। उसी को लेकर यहाँ पे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बिल रखा है और अब ये जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है अभी रिव्यू के लिए। तो इसी चीज़ के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बेसिकली क्या क्या चीज़ें में चेंजेस आए हैं, जैसे कि सेडिशन लॉ हो गया, आपका मॉब लिंचिंग के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, है ना। माइनर और वुमेन्स के ऊपर हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भारतीय जो न्याय संहिता, जिसको हम प्राइमरली बोलते हैं इंडियन पिनल कोड, वो यहाँ पे चेंज हुआ है। और उसी के साथ साथ जो है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यहाँ पे लाया गया है। भारतीय साक्ष्य बिल, जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट कहा जाता है, जो 1872 में यहाँ पे बना था, अब उसको मॉडर्नाइज करके 2023 में हम भारतीय साक्ष्य बिल यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये अभी जो है इंडियन जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करें लोकसभा के अंदर। इस समय मॉनसून सेशन चल रहा है एंड इसी के अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस को यहाँ पे हमने डील करा है, उनमें चेंजेस लाए हैं, जैसे कि टेररिज्म से जुड़े हो, क्राइम्स हो, वुमेन हो, करप्शन हो, है ना। और इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए हमने बहुत सारे यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात कही है। तो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन मैं चीज़ों को डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको इस वीडियो में सभी जानकारी जो है एकदम बहुत उम्दा तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, पहली चीज़ तो जो हमारा इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो वो बेसिकली जब ब्रिटिश एरा से देखते हुए हम आज के टाइम पे आ रहे हैं, तो उसमें मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं ना। तो टाइम के साथ साथ हमें चीज़ों को मॉडर्नाइज करना है, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करना है और अपना जितना भी सिस्टम है जस्टिस का उसको रेजिलिएंट और मोर फास्टर बनाना है। तो उसी को देखते हुए हमने ये ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आए हैं और जो है कि टाइम लिमिट बाउंडेशन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान में और मायने में रखते हुए हमने चेंजेस को यहाँ पे एक तरीके से देखा है। लेकिन अब जो हमारा ये जो सिस्टम है, हमने टाइम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और कम समय में हम जितने से ज़्यादा ट्रायल पेंडिंग केसेस को हम फटाफट यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो भी दुर्भाग्यपूर्ण जितने भी मुकदमे होते हैं उनके ऊपर जो है एक तरीके से हम जल्द से जल्द चीज़ों के ऊपर कार्रवाई कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ग्लोब स्टडी, तो आप डेफिनेटली इस पे एज अ सदस्य बन जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। वी एक्नॉलेज यू अबाउट पॉलिटिक्स, करंट इशू, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मैनी मोर। बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन माई सेल्फ फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पैनल एक्सपर्ट्स यहाँ पे जो हैं, कमेटी ऑफ रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे क्रिमिनल लॉज को जो हम रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे कमेटी बैठाई थी और उसी के ऊपर यहाँ पे अब चेंजेस 2020 से स्टार्ट हो गए हैं एंड रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास यहाँ पे आ चुकी हैं। और अब जो है आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे इसके ऊपर एक परमानेंट लॉ बनते हुए हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड्स फॉर द कम्युनिटी सर्विस एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर द पेटी क्राइम्स। तो यहाँ पे जो एक की चेंज हमने रखा है, देखिए दोस्तों, वो है हमने जो भी पेटी क्राइम्स होते हैं कम्युनिटी सर्विस को, अब जो भी छोटे मोटे क्राइम्स होंगे, जैसे किसी ने किसी का कुछ चुरा लिया या फिर एक छोटे मोटे जो है कि कम वैल्यू के अमाउंट में, जिस किसी को भूख लग रही है तो उसने खाना चुराया या फिर कोई छोटा सामान चुरा लिया, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे पेटी क्राइम्स को हम एज अ कम्युनिटी सर्विस को रेफर करेंगे। कोई बच्चा है, उसने कुछ चीज़ चुराई है, तो बेसिकली जो छोटा क्राइम उसने करा है, कोई बड़ा क्राइम नहीं है ना, ऑफेंसिबल क्राइम इतना बड़ा नहीं करा है, तो उसको जो एज अ कम्युनिटी सर्विस को यहाँ पे दे दिया जाएगा कि वहाँ पे आप जाके कुछ मॉरल जो वैल्यूज़ है इनकलकेट उस बच्चे के अंदर करी जाए। एंड इसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। लेकिन देखिए, अब जो है कि ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर सेक्शन 109 के अंदर एज इन अ केस अ पर्सन डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्टिविटीज विल अट्रैक्ट डेथ पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये आप समझ सकते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर सेक्शन 109 में जो है, अगर कोई व्यक्ति की यहाँ पे मृत्यु होती है तो उसमें जो भी क्राइम ऑर्गेनाइज होंगे, उसमें जो भी क्राइम एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम होंगे उससे रिलेटेड, तो वो जो ऑफेंस यहाँ पे हुआ है उससे रिलेटेड जो जिसने भी वो करा है, तो उसको एज अ डेथ पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पे सज़ा देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों, जो मॉब लिंचिंग के ऊपर मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखिए,
यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन जो है मॉब लिंचिंग के ऊपर पाया जाता है तो अंदर पाया जाता है तो उसको 7 साल की यहाँ पे जेल होगी, साथ ही साथ जो है कि अप टू वो डेथ पेनल्टी के लिए जो कैपिटल पनिशमेंट है उसके लिए एक्सीड कर सकता है। एंड साथ ही साथ जो है कि ग्रुप ऑफ 5 या उससे 4 लोग अगर कोई भी पब्लिक मर्डर यहाँ पे कमिट करते हैं तो उसके अंदर जो है जो जो ग्राउंड्स हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर वो कमिट कर रहे हैं ऐसा पब्लिक मर्डर जो मॉब लिंचिंग हुई है, जो सेक्स, कास्ट, रेस, ग्रीड, तो इन्हीं चीज़ को लेकर यहाँ पे जो भी ऑफेंसेस मॉब यहाँ पे अटैक करेगा या फिर किसी को जो है कि यहाँ पे मृत्यु होती है तो उसको रिलेटेड हमारे जो इस समय पनिशमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है कि जो 18 से 60 से लेकर 2023 तक का जो हमारे लॉज थे उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जेंडर न्यूट्रलिटी। हमसे हमेशा बात की जाती है जो वुमेन है शुड बी पुटेड एज इक्वल टू द मेन। तो यहाँ पे देखा जा रहा है जो क्राइम आज के समय में बढ़ते जा रहे हैं वो जो है वुमेन्स के साथ भी लगातार बढ़ रहे हैं और मेंस के साथ भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं को देखते हुए जो ऐसा जो जेंडर न्यूट्रलिटी है उसको भी यहाँ पे ऐसा मेंशन करा गया है। एंड साथ ही साथ जो ऑफेंसेस वुमेन्स और चिल्ड्रंस के अगेंस्ट होते हैं, है ना, तो उनको भी ऐसा यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। एंड आगे बात करते हैं, देखिए जो भी यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होगा, ठीक है, पुलिस के द्वारा, पुलिस पावर, जो भी पुलिस यहाँ पे एक्सप्लॉइट करती है अपनी पावर्स को बेसिकली आप देखते हैं तो उसी को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस दिए थे कि द पुलिस हैज़ टू जो आपका सर्टिफाई करना पड़ेगा कि मैन हु हैज़ बीन अरेस्टेड दैट इज़ इन आवर कस्टडी, है ना। ये चीज़ को आपको पुलिस को बताना पड़ेगा कि देखिए जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट करा है वो इस समय हमारी कस्टडी में, ये बताना कंपलसरी होगा पुलिस को। दूसरी चीज़ को क्या है कि प्रॉपर डेसिग्नेशन होगा पुलिस ऑफिशियल का जो इस चीज़ को यहाँ पे एग्जामिन करेगा। और साथ ही साथ जो है कि प्रोसिक्यूशन यहाँ पे जो है कि होगा जल्द से जल्द, यहाँ पे पुलिस को डिसाइड करना पड़ेगा 120 दिन के अंदर। तो ये जो चीज़ है ना, जो हमारा जस्टिस सिस्टम, जो हमारा यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म को भी एक तरीके से हेल्प कर रहा है, मैं बात करूँ तो धीरे धीरे करके हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा रेसिलिएंट बनता जा रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों देखिए जो भी यहाँ पे क्रिमिनल इन एब्सटेनिया है, जैसे कि जो भी लोग जो है कि जो क्राइम इंडिया में कर चुके हैं और फिर यहाँ से भाग गए हैं, एंड साथ ही साथ जो है एज अ फ्यूजिटिव वो रह रहे हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम, विजय माल्या या फिर नीरव मोदी, तो इनके ऊपर भी जो है कि यहाँ पे ट्रायल चलाए जाएंगे। एंड जो है कि इनको भी एक तरीके से ट्रायल के अंदर यहाँ पे रखा जाएगा, चाहे ये भारत में हो या ना हो, ठीक है। और साथ साथ जो है कि कन्विक्शन रेट को 90% से अबव यहाँ पे करने की मांग करी गई है। मैं बताऊँ आपको तो देखिए कन्विक्शन रेट हमारे देश में बहुत कम है। एक तरीके से बात करें तो कोई भी क्राइम करता है उसके 2-4 वीक्स के बाद वो छूट जाता है, तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है ना। बेसिकली कन्विक्ट तो होता है, ठीक है, होता है, लेकिन उसके बाद भी फिर वो कोई अपनी मनी के पावर पे या फिर जो है कि एक तरीके से जो कोर्ट उसे कन्विक्ट करती है तो पॉलिटिकल बैकिंग के थ्रू वो जो है कि कन्विक्शन रेट तो होते हैं लेकिन फिर भी वो छूट जाते हैं। तो कन्विक्शन रेट को भी यहाँ पे इंक्रीज़ करने की मांग करी गई है। एंड देखिए जो है कि क्राइम्स विच हैव्स इम्प्रिजनमेंट अबव द 7 years टीम शुड बी देयर इन एट द एक्ट ऑफ सीन विल बी डिक्रीज द चांस ऑफ क्रिमिनल्स टू getting acquitted. The government will aim to computerize all the courts by 2027. तो यहाँ पे जो है कि जो भी अबव 7 साल से ऊपर जो है कि इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पे लाइबल है उसके ऊपर भी बेसिकली जो है कि जो क्रिमिनल्स यहाँ पे बेसिकली हैं तो उनकी भी जो है कंप्यूटराइजेशन के थ्रू एक तरीके से जो आपकी इम्प्रिजनमेंट है उसको यहाँ पे देखा जाएगा। और देखिए जो अब नेक्स्ट चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, चार्जशीट को लेकर। चार्जशीट जो है मिनिमम 90 दिन के अंदर पुलिस को कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। अगर कोर्ट अनुमति देता है तो वो एक्सीड कर सकता है 180 दिन तक। एंड ये जो प्रोसीजर है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि चार्जशीट फाइल होने में कई महीने लग जाते हैं। तो उसी चीज़ को हमने जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस समय होम मिनिस्ट्री ने लिया और ये मेजर चेंजेस यहाँ पे जो है कि चार्जशीट के ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एंड पुलिस को ये चीज़ कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई देरी क्यों हुई, किस चीज़ों के ऊपर वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो ये कोर्ट से परमिशन उन्हें लेनी पड़ेगी और पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट उन्हें देनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ जो है कि शाह ने ये भी बोला कि जो रेप केसेस है उनमें वीडियो रिकॉर्डिंग होगी स्टेटमेंट्स की, ये कंपलसरी हो चुका है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मैं बोलूँगा कि देखिए एक तरीके से जो हमारे पास
जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको भी अब एडमिसिबल करने की यहाँ पे मांग करी गई है और उनको एज अ लीगल वैलिडिटी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम जो है कि बेसिकली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एक तरीके से मैं बात करूँ एविडेंस हैं, लेकिन हम उनको जो है कि कैसे उनको एक तरीके से कंपलसरी करते हैं कि उसको एक लीगल वैलिडिटी लेजिटिमेसी दी जाए, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है। उसी के साथ साथ जो है कि वीडियोग्राफी को पुलिस को यहाँ पे कंपलसरी करना पड़ेगा, है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, देखिए क्रिमिनल जो आपके प्रोसीजर कोड्स हैं उनके ऊपर क्या क्या यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं। देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यहाँ पे इस बार इसका नाम रख दिया गया है, चेंज हो गया है सीआरपी से, तो इसको BNSS कहा गया है। उसी के साथ साथ जो है कि पुलिस ऑफिशियल्स जो भी यहाँ पे क्राइम होते हैं तो उसको एक प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे आगे बढ़ना होता है, तो वो प्रोसीजर्स इनमें लिखे रहते हैं। बेसिकली ये आपको एक जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको उसका दे रहा हूँ, ठीक है, जो बेसिक्स है। तो इसमें जो है कि रिकॉर्डिंग्स को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मायने रखा जाएगा, है ना, तो उनकी एक तरीके से लीगल वैलिडिटी होगी। साथ ही साथ जो है कि एक स्पेसिफिक टाइमलाइन प्रेस्क्राइब की जाएगी और उसी के अंदर जो है कि टाइम जो है एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है कि यहाँ पे ट्रायल्स या फिर जो भी कन्विक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ जजमेंट्स है वो हमें देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जो पनिशमेंट है 7 ईयर्स और उससे ज़्यादा, तो उसको जो है कि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी बात को रख सके जो है कि गवर्नमेंट के आगे। एंड साथ ही साथ जो है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जिसे हम बोलते हैं, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 यहाँ पे BSB जो अब रिप्लेस हो चुका है। एंड साथ ही साथ क्या है कि इसमें जो है कि सारे विटनेसेस, एक्यूज्ड, एक्सपर्ट जो विक्टिम्स होते हैं, जो अपीयर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के थ्रू, उनको भी यहाँ पे एक तरीके से सेम लीगल वैल्यू दिया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यहाँ पे बात की जा रही है सर लीगल वैलिडिटी देने के लिए। तो आई होप आपको इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट था जो हमने कंप्लीट करा। अब दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बात करूँगा, देखिए दोस्तों, वो है ज़ीरो FIR। ज़ीरो FIR बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि देखिए FIRs हमारे देश में रजिस्टर होने में ही कई समय लग जाते हैं। जैसे मणिपुर इंसिडेंट आया तो उसके 2-3 जो है कि 4-5 वीक्स के बाद यहाँ पे FIR लॉन्च हुई, फिर तो रजिस्टर हुई। तो उसको जो है कि अगर कोई ज़ीरो FIR क्या है, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए कोई मेन इंसिडेंट हुआ है किसी एक प्लेस पे, लेट सपोज वेस्ट बंगाल में एक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है ना। अब वो बंदे को लग रहा है कि भाई देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मेरे को जो है कि यहाँ पे जान का खतरा है, मैं कहीं और जाके FIR लॉन्च करा सकता हूँ। तो वो उस पर्टिकुलर जहाँ पे उसके साथ इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे वो FIR लॉन्च नहीं करवा पा रहा है, वो दूसरे स्टेट में चले गया, लेट सपोज वो चले गया UP, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे उसने जो है कि FIR रजिस्टर कराई। तो वो जो रजिस्टर उसने FIR उत्तर प्रदेश में कराई है, वो जो है कि सीधे ट्रांसफर हो जाएगी वेस्ट बंगाल के उसी जगह पे जहां पे उसके साथ वो इंसिडेंट घटित हुआ था। तो वहां पे जो है कि फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो एक तरीके से ज़ीरो FIR वो समय होता है दोस्तों जब जो है कि किसी भी जो भी पीड़ित है उसके पास टाइम नहीं है FIR रजिस्टर कराने का कुछ कारणों की वजह से, तो वो दूसरी जगह जाके क्या है कि FIR को रजिस्टर करवा सकता है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो है कि FIR के अंदर जो है 90 डेज़ के अंदर विद इन यहाँ पे एक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक स्पेसिफिक टाइमलाइन यहाँ पे हमने डिसाइड कर दी है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक FIRs यानी कि E-FIRs भी हमने यहाँ पे एक तरीके से कंपलसरी यहाँ पे बना दिया है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है अगर FIR रजिस्टर हो जो है कि FIR कैन बी रजिस्टर्ड बाय एनी पुलिस स्टेशन रिस्पेक्टिव ऑफ द जुडिक्शन विद कंप्लेंट रिगार्डिंग द कॉग्निजिबल ऑफेंस। सीधी बात है, ठीक है। तो कोई भी कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो वो एक जो रिस्पेक्टिव जुडिशन जिसके जुडिशन में वो बेसिकली पुलिस स्टेशन नहीं आता है वहाँ जाके वो करवा सकता है। जो मैंने आपको बात बताई वो वेस्ट बंगाल का है तो वो उत्तर प्रदेश में जाके करा सकता है, उत्तर प्रदेश में अगर वो कराता है तो वो ट्रांसफर हो जाएगी FIR वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे फिर कानूनी प्रक्रिया अपना आगे जांच करेगी उससे रिलेटेड। अब बात करेंगे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मॉब लिंचिंग के ऊपर। मॉब लिंचिंग क्या है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए क्लॉज 101 सब क्लॉज 2 में यहाँ पे बात कही गई है। इंडियन पीनल कोड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ग्रुप है 5 और मोर देन 5% जो कंसर्न कमिट्स मर्डर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ ऑन एनी अदर ग्राउंड, तो ये क्या है कि आपका मॉब लिंचिंग कहलाया जाता है। उसी के साथ साथ जो है कि इसमें डेथ और इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे की बात कही गई है। जो पनिशमेंट अब मिलेगा दोस्तों 7 साल से कम की सज़ा यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो है कि यहाँ पे जो भी मॉब वहाँ पे लिंच कर रहा है बेसिकली ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन,
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट अगर मैं इंडियन पेनल कोड में बात करूँ तो हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी सेपरेट प्रोविज़न आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हम जो है कि कोई भी लिंचिंग होती है तो उसको 302 अंडर यानी कि मर्डर के अंदर हम उसे आईपीसी वन जो 302 सेक्शन है उसके अंदर हम इसे रजिस्टर करते हैं। तो जो क्या है कि अरेस्टेड पीपल इन्वॉल्व इन द मर्डर फेस ट्रायल अंडर द सेम सेक्शन ऑफ 302 ऑफ द आईपीसी, यही बात कर रहा है जो मैंने आपको बताया। देखिए मॉब लिंचिंग से रिलेटेड देखिए क्यों होता है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता हूँ। जब कोई भी गुस्साई भीड़ किसी भी व्यक्ति के ऊपर या फिर दो या तीन व्यक्ति के ऊपर कभी भी हमला करती है तो उनसे उसकी जान चले जाती है बेसिकली, ठीक है। तो किलिंग ऑफ समवन बाय मॉब फॉर एन एलिजिड ऑफेंस इन द व्यू ऑफ द पब्लिक, पहली चीज़ तो पब्लिक वहाँ पे है, वो उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको लिंच कर रहे हैं बेसिकली, किसी व्यक्ति को बात कर रहे हैं तो वो उसे लिंच कर रहे हैं बेसिकली। तो वहाँ पे पब्लिक है, पब्लिक भी डरती है देखिए कि उसके चपेटे में कहीं हम ना आ जाएं, है ना। तो इसलिए कोई मॉब से ज़्यादा भिड़ता नहीं है। पुलिस वाले खुद जो है कि काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, डरते हैं वो भी बेसिकली। तो जब हमारे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा मॉब से यहाँ पे निपटने का तो हम एक तरीके से एक जो वायलेंटेटिव सोसाइटी यहाँ पे बनते जा रही है उसको हम एज अ मॉरलिस्टिक या फिर आइडियल सोसाइटी कैसे बनाएं, तो उसी को रिलेटेड लेकर जो है कि भारत सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कदम उठाए हैं मॉब लिंचिंग को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोला जाता है मॉब लिंचिंग को, क्योंकि जुडिशियरी के ये दायरे से होता है, लोग अपने हाथ में कानून को ले लेते हैं। साथ ही साथ जो है कि हमारी जो सोसाइटी है एज एन इनटॉलरेंट सोसाइटी यहाँ पे देखने को मिलती है, आपको एक वाइल्डरनेस यहाँ पे बिहेवियर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो है कि पब्लिक स्पेक्टिकल बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है ना, जो एक पब्लिक ऑडियंस के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो मॉब लिंचिंग को आप डिफरेंट चीज़ों से जोड़ के मत देखिए, आप डिफरेंट वर्ड्स देखिए, क्योंकि हम इन चीज़ों को जो मॉब लिंचिंग है बेसिकली उसको हम डिफरेंट वर्ड्स में भी यहाँ पे कन्फाइन कर सकते हैं। अब देखिए मॉब लिंचिंग इज डन टू सेंड अ पब्लिक मैसेज, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी पब्लिक मैसेज अगर भेजना है बेसिकली जो भी कराया जाता है, देखिए जो मेजॉरिटी पीपल होता है ना बेसिकली, अगर वो डोमिनेंस चाहती है वो मॉब लिंचिंग का एक मेजर फैक्टर बनता है यहाँ पे। वो डोमिनेंस चाहती है किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी, मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिलीजियस सेंटीमेंट्स हो सकते हैं, है ना, तो उनसे रिलेटेड उनके ऊपर जब कोई भी एक तरीके से चढ़ने वाली बात आ जाती है, डोमिनेट करने की बात आती है, तो यहाँ पे लिंचिंग के हमें केसेस देखने को मिलते हैं। एंड इफ़ यू टेक एनी वॉयलेंट एक्शन द लॉ कांट बी प्रोटेक्ट यू, है ना। तो बेसिकली जब कोई भी हम एक तरीके से वॉयलेंट एक्शन लेते हैं तो लॉ भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। तो उसी को रोकते हुए हमने जो है कि जो विल्डरनेस कैरेक्टर है पब्लिक का, सोसाइटी का, उसको यहाँ पे रोकना इसके ऊपर समझा। और अभी तक मणिपुर, राजस्थान और वेस्ट बंगाल हैं, इनने सीरियसली इस चीज़ के ऊपर बात करा है। साथ ही साथ जो है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जब कोई हर्ट करता है तो आपने बहुत सारे यहाँ पे मॉब लिंचिंग के केसेस देखे होंगे। जैसे कि मैं बात करूँ तो आपके लिए जैसे कि कुछ समय पहले पंजाब में यहाँ पे जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की यहाँ पे बेअदबी हुई थी, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी यहाँ पे मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़े थे। और ये देखिए 2020 में जो मॉब लिंचिंग का सबसे खतरनाक केस देखने को मिला था पालघर वाला, जिसमें 3 साधुओं की यहाँ पे मार मार के हत्या कर दी गई थी। ये एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनीय घटना थी जो उस समय हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। एंड साथ ही साथ जो है कि जो इंसिडेंट था वो फ्यूल्ड किया गया था व्हाट्सएप र्यूमर से, ठीक है ना। तो बेसिकली र्यूमर्स फैला के भी क्या है कि मॉब लिंचिंग को यहाँ पे एज अ फ्यूल करने की कोशिश करी जाती है, मॉब को भड़काया जाता है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंट्री वाइड में हमें देखने को मिली डिफरेंट सिनेरियोज़ में। अब देखिए 2016 में यहाँ पे झारखंड में मॉब लिंचिंग हुई, जब क्या है कि मुस्लिम कैटल ट्रेडर्स को यहाँ पे एलिजिटली गांव में आए, गांव में जो यहाँ पे विजिलेंट्स थे जो काउ प्रोटेक्टिंग ग्रुप से बिलोंग करते थे, उनने इनको मार के पेड़ में टांग दिया। तो उससे जो है कि एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें जो यहाँ पे मजलूम अंसारी और ये इम्तियाज़ खान का जो यहाँ पे मर्डर हुआ था, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा दर्दनीय और अफसोसनीय यहाँ पे घटना थी। तो बेसिकली हमारा क्या मेन मकसद है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या राइट है कि सबको जो है कि डिग्निटी प्रोवाइड करना है ना लाइफ में। और राइट टू डिग्निटी जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता है। इक्वालिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और एक तरीके से जो है कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब होती है, क्योटिक सिचुएशन फैल जाती है सोसाइटी के अंदर। तो ये हमारे सोसाइटी के लिए और इंटरनेशनली और ग्लोबली एक गलत मैसेज यहाँ पे भेजते हैं। साथ ही साथ मैन अक्यूज ऑफ कैरिंग बीफ ईटन बाय टू डेथ बाय 100 स्ट्रॉन्ग मैन इन झारखंड। तो यहाँ पे जो है कि स्ट्रॉन्ग मॉब ने एक 100 जो लोगों का मॉब था, उनने जो है कि बीफ जो कैरी कर रहा था उसको काफ़ी मार मार के हत्या कर दी।
तो द मॉब बिलीव्स दैट दे आर पनिशिंग द विक्टिम फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, नॉट नेसेसरली इलीगल. दे टेक लॉ इन देयर ओन हैंड्स टू पनिश एंड द परपोर्टेड एक्यूज्ड विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स ऑफ लॉ. तो रूल ऑफ लॉ जो है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एक तरीके से, जिसके बारे में मैंने बात करी. सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा इंटॉलरेंट बन जाती है ना. पीपल आर इंटॉलरेंट इन एक्सेप्टिंग द एक्ट ऑफ लॉज. दे जो सोचते हैं कि भाई जो हम कर रहे हैं वो सही है ना, और हमें वो चीज़ करते रहनी चाहिए. तो ये जो चीज़ें हैं ना बेसिकली ये एक मॉब को काफ़ी ज़्यादा फ्यूल करता है, भड़काती है. तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे बायसनेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैलती है सोसाइटी में, तब जाके भी मॉब लिंचिंग के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो कास्ट हो चाहे रिलीजन हो, इससे रिलेटेड. ठीक है ना. तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आई होगी. देखिए राइज ऑफ काउ विजिलेंटिज्म ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. कोई काउ को यहाँ पे बचा रहा है, कोई यहाँ पे काउ को मार रहा है, तो उससे रिलेटेड जो दोनों तरफ के जो समुदाय हैं उनके बीच में हमेशा झड़प होती रहती है. एंड ये केसेस आप हमेशा देखने को मिलते रहते हैं. पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की देखिए खामियां इसमें हैं, बिल्कुल हैं. और हमें जो है कि लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीके से रिगार्ड करना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं करते हैं लोग, जो एक मॉब की तरफ यहाँ पे बढ़ जाते हैं, मॉब लिंचिंग की तरफ बढ़ जाते हैं. तो एक तरीके से कानूनिक प्रक्रिया का जो ये उल्लंघन होता है ये एक बहुत ज़्यादा अफसोसनीय है. और उसी के साथ साथ देखिए स्पेशल लॉज हमारे लिंचिंग में नहीं, हमारे आईपीसी इंडियन पीनल कोड में नहीं है कोई भी कोडिफाइड. एंड साथ ही साथ मैं बात करूँ तो हमारे कोर प्रियम्बल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, वैल्यूज़ क्या कहती है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड का भाईचारा जो हमें बांटना चाहिए वो चीज़ नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, साथ ही साथ लिबर्टी जिसकी फ्रीडम है ना. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है. हमारे जस्टिस प्रिंसिपल्स यहाँ पे हैम्पर होते हैं. सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिको जो जस्टिस प्रिंसिपल्स हैं वहाँ पे हमारे भेदभाव होना शुरू हो जाता है, और लोगों का बिलीफ जो है हमारे जस्टिस सिस्टम से उठ जाता है. एंड जो पब्लिक का एक बैलेंस ओपिनियन होना चाहिए था वो बंटने लग जाता है. तो इसी से रिलेटेड जो भी हमारे मॉब लिंचिंग के केस हैं दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कहावत है इस चीज़ को लेकर, बेसिकली एक इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ तो कोड एक तरीके से स्टेटस है, बोला जाता है डिफिडेंस एम्बोल्डन्स द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम. तो इसका मतलब क्या है, डिफिडेंस एम्बोल्डन्स द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम. जो बेसिकली लोग चुप बैठे रहते हैं मॉब के खिलाफ, ठीक है, कुछ नहीं बोलते हैं, वो एक तरीके से जो परपेट्रेटर्स होते हैं. परपेट्रेटर्स कौन होते हैं, जो पर्सन जो कैरी आउट करता है एक इमोरल एक्ट, उसको एक तरीके से फ्यूल देते हैं, उसको और प्रोत्साहित करते हैं, इम्बोल्डन करते हैं कि भाई तुम जो है कि इनकरेज करते हैं कि वो जो एक्टिविटी है उसको दोबारा परफॉर्म करो. तो जो परपेट्रेटर्स है उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, ताकि जो है कि ये मॉब लिंचिंग के केसेस कम हों. और देखिए हमारी जो एक जागरूक सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी, हमेशा से हमने अपने कोर प्रिंसिपल वैल्यूज़ को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉडिफाइड हैं उनको हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिलीव करा है. जैसे कि लाइफ, राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. कोई भी वॉयलेशन होता है ह्यूमन डिग्निटी का, आर्टिकल 21 हमारा यहाँ पे लग जाता है. और देखिए यूनिवर्सल हमारे जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज होते हैं एक तरीके से मैं बात करूँ तो. देखिए ये जो चीज़ें हैं ना बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी चाहे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, आर्टिकल 14-15 में जो बात हुई है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसम्पर होती है. तो जो भी साइलेंट है, हुज एवर इज साइलेंट इज कॉम्प्लिसिट. तो बेसिकली बात क्या है कि मेजॉरिटी जब ना कोई माइनॉरिटी के ऊपर हावी हो जाती है एक तरीके से, तो वो बेसिकली एक तरीके से मॉब का यहाँ पे टारगेट करता है मॉब हमेशा, है ना. कोई मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर कभी हमला होता है तो एक तरीके से वो माइनॉरिटीज़ को एक तरीके से कहीं ना कहीं डराता है मॉब का खतरा. तो ये हमने केसेस हमेशा देखे हैं. और उसी के साथ साथ हमें जो है कि इनको एज ए इक्वल ट्रीट करना है, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी है, दोनों बराबर हैं, दोनों को इक्वली यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा सोसाइटी के अंदर. तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत चीज़ें समझ आई होंगी. एंड देखिए अब मैं बात करूँगा, अभी तक हमने जितनी भी बात कर ली है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लिंचिंग भी होता है दोस्तों. देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है कि प्रॉक्सी ग्रुप्स को यहाँ पे बना के जो है कि वोट का सहारा लेके यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लिंचिंग्स कराती है. और उसी के साथ साथ जो है कि रीसेंट लिंचिंग के जो केसेस हैं वो हमारे लीगल सिस्टम में लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, वो एक तरीके से स्लो प्रोसिक्यूशन कराते हैं जो भी लिंचिंग में पकड़े जाते हैं. तो जो केसेस हमारे रिसेंटली बढ़े हैं, है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का उनमें सपोर्ट है एंड बैकिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो वो छूट जाते हैं फिर बाद में. तो ये जो काउ
क्राउड का कोई एक परमानेंट फेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ जो है ना बेसिकली लिंचिंग को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है। एंड इन्हीं को चीज़ को हमें कम करना है, उन्हीं के ऊपर हमें एक तरीके से जो डोमिनेशन है अदर ग्रुप के ऊपर वो एक तरीके से कम होना चाहिए। सुपियोरिटी हर ग्रुप को अपने आप को नहीं मानना चाहिए। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है। 2018 में लैंडमार्क जजमेंट दिया था DY चंद्रचूड़, दीपक मिश्रा, जस्टिस AM जो आपके खानविलकर जी थे। तो जो 3 हमारे जस्टिस थे, इनने जो है कि 2018 में लैंडमार्क जजमेंट दिया था। तहसीन जो पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर PIL दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसमें कुछ हमने मेजर्स को ध्यान में रखा, जैसे कि प्रिवेंटिव मेजर्स, रेमेडियल मेजर्स और प्यूनिटिव मेजर्स। हमने 3 मेजर्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिए। और जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो जो मॉब लिंचिंग है ना, एज अ हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी है। एक तरीके से जो टेरिफाइंग यहाँ पे जो मॉब का एक तरीके से एक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेरिफाइंग है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसके लिए आप डेजिग्नेट करिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, ताकि जो भी इनमें जो विक्टिम्स हैं उनका फटाफट प्रोसिक्यूशन हो सके। अब देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या कहा गया। पहली चीज़ तो देखिए DSP लेवल का एक जो नोडल ऑफिसर है उसको यहाँ पे तैनात किया जाए बेसिकली मॉब लिंचिंग के लिए। एंड साथ ही साथ जो है कि इसके अंदर एक टास्क फोर्स को गठित किया जाएगा जो उसके अंडर देखेगी, है ना, सस्पेक्शन होते रहने चाहिए। और ये सारी चीज़ यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर कहा गया। अब दूसरी चीज़ है रेमेडियल मेजर। रेमेडियल मेजर के अंदर क्या कहा गया कि जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन गैदर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। पुलिस के पास एक इंटेलिजेंस यूनिट होनी चाहिए जिसके अंदर पहली चीज़ तो दोस्तों क्या है कि एक सेंसिटिव एरियाज़ को अपने शहर में मार्क कर लेना चाहिए पुलिस को। और उसी के साथ साथ जो है कि पेट्रोलिंग को भी यहाँ पे सीरियसली करना चाहिए। और जो भी हेट स्पीचेस या फिर डिस्टर्ब्ड जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, है ना, तो उनको भी एक तरीके से पुलिस को अपने इंटेलिजेंस इनपुट्स के द्वारा रेगुलरली ऑन द बेसिस देखते रहना चाहिए। साथ ही साथ जो है कि जो प्रोवोकेटिव स्पीचेस देते हैं, है ना, मॉब को भड़काते हैं एक तरीके से, उनके ऊपर भी जो है कि पुलिस को नज़र डालते रहना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रेमेडियल मेजर्स चाहे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो लिए, और ये जो है कि एक तरीके से लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं बेसिकली उस एरिया के अंदर वो इनके ऊपर एक डेडिकेटेड एक्शंस ले पाएंगे। और देखिए जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं एरिया में, वो जो है FIR को भी यहाँ पे लॉन्च करने में जो FIR पर्टिकुलर बंदा लॉन्च करा रहा है जहाँ पे वो मॉब पे खड़ा है, उसको दिख रहा है कि भाई मॉब लिंचिंग हो रही है कुछ समय पे, तो वो एक लोकल पुलिस ऑफिशियल को यहाँ पे फ़ोन कर सकता है, उस पुलिस स्टेशन को। साथ ही साथ जो है कि हरेसमेंट के जो व्यूअर है जो वहाँ पे पब्लिक में देख रहा है, तो बेसिकली वो पुलिस को फ़ोन कर सकता है और उसके ऊपर कोई भी हरासमेंट का केस यहाँ पे दर्ज नहीं होगा। ठीक है ना। तो पर्सन को जो है कि इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में दे रहा है ना, तो उनके ऊपर हम देख जाते हैं जो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई है, हरासमेंट हुआ है, तो उनको एक तरीके से हरास किया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को हरास किया जाता है। तो ये एक जो है कि काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे बोला, वो था अनफॉर्चुनेट लाइटेनी। अनफॉर्चुनेट लाइटेनी मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमा। जो तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ये मुकदमा था, ये एक अनफॉर्चुनेट लाइटेनी था, एक दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमा था जो यहाँ पे किया गया। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, आपको जानने को मिली होंगी। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर इंश्योर करें कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।